वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझेंगे जो इंडिया की इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये है इंडिया ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। सोच के देखिए, जैसे ही ये समझौता फाइनल हुआ, इसे एक बहुत ही पावरफुल नाम दिया गया, द मदर ऑफ ऑल डील्स। अब ये सिर्फ एक कैची फ्रेज नहीं है, ये इस डील के इमेंस स्केल और इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को दिखाता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ दो ट्रेडिंग ब्लॉक्स के बीच एक सौदा नहीं है, बल्कि ये दो बड़े डेमोक्रेटिक पावर हाउसेस के बीच एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है। तो चलिए आज इस डील को परत दर परत डिकोड करते हैं। और आज की हमारी पूरी डिस्कशन इसी एक सेंट्रल सवाल के गिर्द घूमेगी। आखिर ये डील इंडिया की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स में एक हिस्टोरिक माइलस्टोन क्यों है? हम इसके हर डायमेंशन को एक्सप्लोर करेंगे, इसके इकोनॉमिक फायदे से लेकर इसकी जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस तक, ताकि आप अपनी मेंस के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव और एनालिटिकल आंसर फ्रेम कर सकें। सबसे पहले हम इस डील की बैकग्राउंड स्टोरी को समझेंगे, फिर हम अपने पार्टनर यानी यूरोपियन यूनियन को जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इस एफटीए से इंडिया को क्या क्या फायदे हो रहे हैं और आगे चलकर क्या क्या बड़ी चुनौतियां हैं। और आखिर में हम इसके स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट और एक होलिस्टिक वे फॉरवर्ड पर बात करेंगे। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। यहां पर की टेकअवे ये है कि ये डील एक जबरदस्त परसिवियरेंस यानी दृढ़ निश्चय का नतीजा है। इसको ठीक से अप्रिशिएट करने के लिए इसकी लंबी और काफी चैलेंजिंग जर्नी को समझना बहुत जरूरी है। यह कोई रातों रात हुआ समझौता नहीं था। इस टाइमलाइन को देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बताती है। निगोशिएशंस 2007 में शुरू हुए, लेकिन 2013 में कुछ इश्यूज जैसे ऑटोमोबाइल्स पर मार्केट एक्सेस, स्पिरिट्स और वाइन्स पर हाई टैरिफ्स और डेटा सिक्योरिटी स्टेटस पर डेडलॉक के कारण बातचीत सस्पेंड हो गई। करीब करीब एक दशक का गैप आ गया। फाइनली 2022 में 16th इंडिया ईयू समिट में टॉक्स रीलॉन्च हुए और 2026 में जाकर कंक्लूड हुए। लगभग 2 दशक। यह दिखाता है कि दोनों साइड्स अपने डिफरेंसेस के बावजूद इस डील को लेकर कितने कमिटेड थे। अब देखिए, नेगोशिएशंस कंक्लूड होने का मतलब यह नहीं है कि अग्रीमेंट कल से लागू हो जाएगा। नहीं, इसके इंप्लीमेंटेशन का एक पूरा फॉर्मल प्रोसेस है। सबसे पहले टेक्स्ट का लीगल रिव्यू और ट्रांसलेशन होगा, फिर इसे यूरोपियन काउंसिल से अप्रूवल चाहिए, उसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट से कंसेंट और आखिर में इंडिया में इसका रैटिफिकेशन होगा। नाउ व्हाट इज रैटिफिकेशन? देखिए, रैटिफिकेशन वो फॉर्मल एक्ट है जिसके जरिए कोई स्टेट किसी ट्रीटी से बंधने के लिए अपनी सहमति देता है। बेसिकली हमारी पार्लियामेंट इस पर अपनी फॉर्मल मोहर लगाएगी। तो ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, और यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली यह है कि हमारा पार्टनर कितना बड़ा इकोनॉमिक और रेगुलेटरी पावर हाउस है। देखिए, किसी भी पार्टनरशिप को समझने के लिए पार्टनर को समझना जरूरी है ना? तो आखिर ये यूरोपियन यूनियन है क्या, और ये इंडिया के लिए इतना क्रिटिकल पार्टनर क्यों है? सो द यूरोपियन यूनियन 27 मेंबर स्टेट्स का एक, आप कह सकते हैं, यूनिक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका सिंगल मार्केट। इसका मतलब है कि इन 27 देशों में गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल और लोगों का फ्री मूवमेंट है। ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे ये एक बहुत बड़ी बॉर्डरलेस इकोनॉमी है। इसके अलावा वहां शेंगेन एरिया है सीमलेस ट्रैवल के लिए, और एक कॉमन करेंसी यूरो जो 21 मेंबर्स यूज करते हैं। ये स्ट्रक्चर ईयू को एक बहुत ही पावरफुल रेगुलेटरी और इकोनॉमिक ब्लॉक बनाता है। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए, ये इस डील का शेयर स्केल दिखाती है। यूरोपियन यूनियन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इंडिया चौथी सबसे बड़ी। दोनों को मिलाकर देखें तो ये ग्लोबल जीडीपी का 25% अकाउंट करते हैं। तो आप समझ रहे हैं, ये कोई आम ट्रेड डील नहीं है। ये दो ऐसी इकोनॉमिक पावर हाउसेस के बीच पार्टनरशिप है जो ग्लोबल ट्रेड के रूल्स को शेप करने की कैपेसिटी रखते हैं। और ये नंबर देखिए, 11.5 लाख करोड़ रुपए। ये 2024-25 में इंडिया और ईयू के बीच गुड्स में बायलैटरल ट्रेड की वैल्यू थी। ये फिगर दिखाता है कि हमारी इकोनॉमिक रिलेशनशिप पहले से ही कितनी गहरी है, और इस एफटीए से उम्मीद है कि ये नंबर आने वाले दशक में पोटेंशियली डबल हो जाएगा। जस्ट इमेजिन। तो चलिए अब इस डील के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर आते हैं, सेक्शन 3, जहां हम इसे अनपैक करेंगे। इंडिया के लिए सबसे बड़ा फायदा यहां पर है, अनप्रेसिडेंटेड मार्केट एक्सेस। तो आइए देखते हैं कि इस खजाने के अंदर इंडिया के लिए क्या क्या है। व्हाट आर द की गेन्स फॉर अस?
तो इस डील का सबसे बड़ा गेन है मार्केट एक्सेस। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, इंडिया को ईयू मार्केट में 97% टैरिफ लाइंस पर प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि ये टैरिफ लाइंस क्या होते हैं? सिंपल शब्दों में, ये कस्टम्स कोड में लिस्टेड अलग अलग प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स अब ईयू मार्केट में या तो कम या जीरो इंपोर्ट ड्यूटी पर एंटर कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज है। चलिए इसको एक कॉन्क्रीट एग्जांपल से समझते हैं। इंडिया का टेक्सटाइल्स और अपैरल सेक्टर, जो एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, एफटीए से पहले हमारे गारमेंट्स पर ईयू में 4% से लेकर 26% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, और एफटीए के बाद ये ड्यूटी सीधा जीरो हो जाएगी। इसका साफ मतलब है हमारे प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे और बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के खिलाफ, जिन्हें पहले से ही ड्यूटी फ्री एक्सेस था, हम कहीं ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। और फायदे सिर्फ गुड्स तक ही सीमित नहीं है। सर्विसेज सेक्टर, जो कि इंडिया की स्ट्रेंथ है, उसमें हमें 144 सब सेक्टर्स में डीप एक्सेस मिला है, खास करके आईटी और प्रोफेशनल सर्विसेज में। हमारे टैलेंटेड प्रोफेशनल्स के लिए सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट्स और पोस्ट स्टडी वर्क वीजास का प्रोविजन है। एग्रीकल्चर में टी और कॉफी जैसे प्रोडक्ट्स को बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को टीआरआईपीज के अंडर और मजबूत किया गया है। TRIPs यानी द अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यह हमारे इनोवेटर्स के लिए प्रोटेक्शन बढ़ाएगा और फार्मा में हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी बूस्ट मिलने की उम्मीद है। ठीक है, अब एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते हमेशा एक बैलेंस पर्सपेक्टिव रखना क्रूशियल है। आगे की राह में असली चैलेंज टैरिफ्स का नहीं, बल्कि नॉन टैरिफ बैरियर्स और रेगुलेटरी कंप्लायंस का है। तो सिर्फ फायदे गिनाने से नहीं चलेगा, हमें चैलेंजेस को भी समझना होगा। चलिए सेक्शन 4 में चलते हैं और इस ऑब्स्टिकल कोर्स के की हर्डल्स को एनालाइज करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा चैलेंज है सीबैम, यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। एसेंशियली ये ईयू द्वारा लगाया गया एक कार्बन टैक्स है। ये उन गुड्स पर लगता है, जैसे कि स्टील और एल्यूमिनियम, जिनके प्रोडक्शन में हाई कार्बन एमिशंस होते हैं। ये ईयू का तरीका है अपनी इंडस्ट्रीज के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करने का, क्योंकि उन्हें वहां स्ट्रिक्ट इमिशन नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। चलिए इसको और सरल बनाते हैं। सीबैम को ऐसे समझिए जैसे ईयू हमारे एक्सपोर्टर्स से पूछ रहा है, आपने ये प्रोडक्ट बनाने में कितना पॉल्यूशन पैदा किया, अब आपको उस पॉल्यूशन के लिए एक एंट्री टैक्स देना होगा। कुछ लोग इसे एक तरह का ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म भी मान रहे हैं, और अनुमान है कि इस कंप्लायंस का सालाना खर्च इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए 2 से 4 बिलियन डॉलर्स तक हो सकता है। इससे हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। दूसरा चैलेंज है रूल्स ऑफ ओरिजिन या आरओओ के बारे में। ये वो क्राइटेरिया है जो किसी प्रोडक्ट का नेशनल सोर्स तय करने के लिए यूज होते हैं। ये रूल्स इसलिए जरूरी हैं ताकि कोई तीसरा देश, फॉर एग्जाम्पल चाइना, अपने सामान को इंडिया के रास्ते भेजकर इस एफटीए का गलत इस्तेमाल ना करे। तो इसका फायदा सिर्फ उन्हीं गुड्स को मिलेगा जो सच में इंडिया या ईयू से ओरिजिनेट हुए हैं। लेकिन इन रूल्स को कंप्लाई करना और उनकी पेपर वर्क अक्सर हमारे एमएसएमई एक्सपोर्टर्स के लिए काफी कॉम्प्लेक्स और बोझ बन जाती है। तीसरा, सर्विसेज में वीजा रिस्ट्रिक्शंस और एमआरएज की जरूरत। एमआरएज है म्यूचुअल रिकॉग्निशन अग्रीमेंट्स, जिससे फॉर एग्जाम्पल एक इंडियन डॉक्टर या आर्किटेक्ट की डिग्री को ईयू में मान्यता मिले। इनके बिना हमारे प्रोफेशनल्स वहां आसानी से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और चौथा, डेटा सिक्योरिटी का इशू। ईयू के सख्त जीडीपीआर कानून के तहत इंडिया को अभी तक डेटा एडिक्वेसी का स्टेटस नहीं मिला है। इसका मतलब है कि ईयू सिटीजन्स का डेटा हैंडल करने वाली इंडियन आईटी कंपनीज को ज्यादा कंप्लायंस कॉस्ट और लीगल हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, यह अग्रीमेंट सिर्फ ट्रेड से कहीं ज्यादा है। यहां मेन पॉइंट यह है कि ये एफटीए एक एंकर का काम कर रहा है, एक बहुत गहरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए। सेक्शन 5 में हम देखेंगे कि कैसे ये डील इंडिया और ईयू के बीच स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट को मजबूत करती है, खास करके एक असर्टिव चाइना के कॉन्टेक्स्ट में। इस टेबल को ध्यान से देखिए। एफटीए के साथ साथ एक सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप यानी एसडीपी भी साइन हुई है, और ये बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि इंडिया एशिया में सिर्फ तीसरा देश है, जापान और साउथ कोरिया के बाद, जिसके साथ यूयू ने ऐसी पार्टनरशिप की है। ये इंडो पैसिफिक में एक कॉमन स्ट्रेटेजिक आउटलुक का संकेत है। इसके अलावा इंडिया यूरेटम अग्रीमेंट पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी और हाई एंड आरएनडी में कोऑपरेशन को बढ़ाएगा। और अब अपने आखिरी सेक्शन में आइए आते हैं बिग पिक्चर पर।
की टेकअवे ये है कि ये एफटीए ग्लोबलाइजेशन के नए नियम गढ़ने की दिशा में इंडिया के कदम का संकेत है। हम इस समझौते की बड़ी तस्वीर और भारत के भविष्य के लिए इसके मायने पर चर्चा करेंगे। तो बॉटम लाइन ये है, ये एफटीए डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के साथ मिलकर इंडिया के लिए ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और सप्लाई चेन्स के फ्लो को सार्थक रूप से बदल देता है। ये सिर्फ एक मार्केट एक्सेस डील नहीं है, बल्कि ये फ्रेंड शोरिंग और रिजिलियंट सप्लाई चेन्स बनाने की तरफ एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, जिससे किसी एक देश पर हमारी अतिनिर्भरता कम हो। और मैं आपको इस आखिरी विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं आपकी मेंस की तैयारी के लिए। एक मल्टीपोलर दुनिया में ये इंडिया ईयू एफटीए इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पर चलने की उसकी क्षमता को कैसे रीडिफाइन करेगा? क्या एक ब्लॉक के इतने करीब आने से ये बढ़ती है या इस पर कोई बंदिश आती है? इस पर जरूर सोचिए। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।